So survival analysis is used to investigate the time to event data। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल डेथ है। नॉर्मली ना इसको हिस्टोरिकली सर्वाइवल इसलिए कहा जाता है कि ये डेथ के डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो लेकिन ना उस वक्त इसे टाइम टाइम टू डेथ एनालिसिस भी कहते थे। अब इसे टाइम टू इवेंट भी कहा जाता है। और अगर इवेंट है ना तो वो आपका मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे रीअकरेंस ऑफ डिजीज, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, कोई भी इवेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ना जब इवेंट की बात है तो लाजमी बात है कि वो 0 और 1 होगा, यानी वो बाइनरी आउटकम होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि इट कंसीडर्स टाइम। फॉर एग्जांपल जो हमने प्रीवियस स्टडी की बात की एस्थमा की, उसमें अगर हम तमाम बच्चों को एट ए टाइम तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमने उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर सेलेक्ट किया होगा जब डेटा कलेक्शन की होगी। फिर उन्हें जो एस्थमा का अकरेंस हुई वो भी किसी एक टाइम पे नहीं हुई होगी, वो डिफरेंट टाइम्स पे हुई होगी। कुछ बच्चे रिकवर हो गए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, कुछ बच्चों को वॉच करना आपने ख़त्म कर दिया होगा। तो इसका मतलब है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, वो टाइम को इग्नोर करता है। सर्वाइवल एनालिसिस टाइम को कंसीडर करता है, अकाउंट्स फॉर टाइम। दूसरा ये है, जब आप ओवर टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, ओवर टाइम डेटा कलेक्शन जब होती है ना, तो नॉर्मली डाटा इज नॉन नॉर्मल, डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लेकिन सर्वाइवल एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नॉन नॉर्मल डेटा है तो आप उससे वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम सिंपली अपने डेटा पे आते हैं। अब इसको हम डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते, सिंपली हम इसे एस्टिमेट करेंगे। ये सर्वाइवल की फ़ाइल है, इसमें आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं। पहला है इवेंट। इवेंट आपके पास है डेथ का। डेज, जेंडर मेल और फीमेल है। और ट्रीटमेंट है आपके पास न्यू ट्रीटमेंट 1 है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट 2 है। डेटा में आते हैं, इवेंट है 0 और 1। इतने डेज हो चुके हैं जब आपने 17 डेज पहले आपने, नहीं ऐसे नहीं है, जब आपने स्टडी स्टार्ट की ना, उस दिन से लेकर जब आपने मेजर किया तो उस वक्त 17 डेज हो चुके थे स्टडी को स्टार्ट हुए हुए। जब नहीं, स्टडी को स्टार्ट हुए हुए, जब आपने स्टडीज, यानी कि देखें स्टडी तो स्टार्ट हुई ना, लेकिन हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट टाइम पर रिक्रूट हुआ ना। तो जब वो स्टडी में इंक्लूड हुआ, पहला जो था ना 17 डे के बाद जब आपने उसकी ऑब्जर्वेशन ली, उसको चेक किया, तो वो एक्सपायर हो चुका था। 24th डे के बाद आपने सेकंड को इंडिविजुअल को चेक किया, वो अलाइव था, ये भी अलाइव थे। लेकिन जो 4 दिनों के बाद एक और पेशेंट 5वें नंबर वाला जो है वो एक्सपायर हो चुका था, बाकी अलाइव थे। 12 डेज के बाद एक और एक्सपायरी हुई। तो ये हैं आपके पास डेज फ्रॉम इंक्लूजन, सिंस इंक्लूजन इनटू द स्टडी, यानी स्टार्ट ऑफ द स्टडी आप कह सकते हैं। ये जेंडर है और ये ग्रुप है। ग्रुप में
कि आपका जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको, कोई हेड इंजरी के पेशेंट। देखें देखें एक इंडिविजुअल है जो किसी एक महीना पहले स्टडी में इंक्लूड हुआ, एक आज रिक्रूट हो रहा है, क्या उन दोनों के इवेंट को फेस करने के चांसेस सेम हो सकते हैं? तो इसीलिए हम कहते हैं कि सर्वाइव, और जितनी भी एनालिसिस है ना, वो सारे के सारे टाइम को इग्नोर करते हैं, लेकिन जो सर्वाइवल एनालिसिस है ये टाइम को भी कंसिडर करता है कि डेफिनेटली जो इंडिविजुअल आज रिक्रूट हुआ है या जो 6 महीने पहले रिक्रूट हुआ था, उसकी एक्सपायरी के या इवेंट हैपनिंग होने के चांसेस एक जैसे नहीं हो सकते। देयरफॉर हम उसकी इंक्लूजन से करंट टाइम को ऐड करते हैं। तो ग्रुप को जो है ना 0-1 भी किया जा सकता है और 1-2 भी किया जा सकता है, तो इससे इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा। जेंडर को भी इसी तरह किया जा सकता है, क्योंकि ये कोडिंग कोडिंग की फॉर्म में वर्किंग होना है। हमेशा बेहतर होता है कि आप 0-1 की फॉर्म में वर्किंग करें, लेकिन इससे भी वर्कआउट किया जा सकता है जी। एनालाइज में जाएंगे, कितना टाइम है जी रिमेनिंग? 5 मिनट्स हैं, 6 मिनट्स हैं, तो एक मीटिंग हम और 30 मिनट्स की स्टार्ट कर लें, क्या कहते हैं आप लोग? और उसमें फिर आप पेपर पैटर्न भी शेयर कर लेंगे ताकि फिर वो स्मूथ हो जाएगा। चलें जी, तो हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल एनालिसिस की। तो एनालाइज में जाएंगे, सर्वाइवल का एक बटन आपके पास अवेलेबल है। ये डिफरेंट तरह के ना सर्वाइवल एनालिसिस है, तो हम एक पे बात करेंगे कैपलान मायर सर्वाइवल एनालिसिस। तो हमारे पास सबसे पहले है जी टाइम। टाइम का वेरिएबल हमें पता है जी कि डेज के नाम से है, ठीक है जी। डेज है तो उसे हमने टाइम में शिफ्ट कर दिया। स्टेटस यानी वो इवेंट का स्टेटस क्या है, अलाइव है या एक्सपायर्ड है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फैक्टर, आप किस चीज़ को कंपेयर करवाना चाहते हैं, आप उस मेडिसिन को, आप उस ड्रग को कंपेयर करवाना चाहते हैं। ट्रीटमेंट ग्रुप, कुछ लोगों को स्टैंडर्ड ड्रग दी गई है, कुछ लोगों को न्यू ड्रग दी गई है। अच्छा, इवेंट के अंदर ना डिफाइन इवेंट का बटन आता है, तो इवेंट आपका 1 है ना, 1 मीन डेड, तो आपने यहाँ सिंगल वैल्यू है 1, तो ये कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपने तीनों टेस्ट स्टैट चेक करने हैं, ये ऑटोमेटिकली पूल्ड ओवर स्ट्रेटा होता है। सेव मेरा ख्याल है आप कुछ भी ना करें, ऑप्शंस को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। सर्वाइवल टेबल और मीन को चेक कर लें और प्लॉट में से सर्वाइवल को चेक कर लें। ओके करते हैं, तो चलें जी, बल्कि पहले देखते हैं जी चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। चलें जी, फाइल है सर्वाइवल के नाम से। इट कंटेन्स द डेटा फ्रॉम 56 पेशेंट्स, टोटल पेशेंट हैं जी 56, इन एन आरसीटी ऑफ 2 ट्रीटमेंट्स, एक स्टैंडर्ड है और एक न्यू है। 30 पेशेंट्स रिसीव द न्यू ट्रीटमेंट, ज़्यादा लोगों को नया ट्रीटमेंट मिला है। एंड 26 पेशेंट्स रिसीव स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इट मीन्स दोनों ग्रुप्स का साइज सेम होना रिक्वायर्ड नहीं है। पेशेंट्स आर मॉनिटर्ड डेली एंड अ टोटल ऑफ 17 पेशेंट्स डाइड।
टोटल आउट ऑफ जो है ना, टोटल मीन आउट ऑफ 656, आउट ऑफ 56 17 पेशेंट्स डाइड इन दिस डेटा. Event is coded as 1 and censored cases are coded at 0. तो यहाँ पर एक वर्ड है सेंसरिंग का. अच्छा, सेंसरिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो अलाइव है, जो इंडिविजुअल है वो अलाइव है, ये ज़रूरी नहीं है. सेंसरिंग का मतलब है कि वो एक्सपायर नहीं हुआ. ठीक है, वो एक्सपायर नहीं हुआ. ये हो सकता है जी लॉस्ट लॉस्ट इन फॉलोअप, who withdraw from study, who expire without. एक्सपायर को मैं बोल्ड इसलिए कर रहा हूँ कि ये डेथ का केस है. जो भी इवेंट है, अगर किसी का पता ना चले तो, यानी वो सारे पेशेंट्स जो एक्सपायर नहीं हुए उनके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे सेंसर्ड कहलाते हैं. तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, इज द सर्वाइवल रेट इन द न्यू ट्रीटमेंट हायर देन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट. यानी हम कह लें कि हेड इंजरी के कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस को अब एक ही बार तो नहीं आते ना, किसी भी डे के अंदर डेली बेसिस पर पेशेंट आ रहे हैं हेड इंजरी के, तो उन्हें एक कोई ड्रग दी जाती है. एक पुराना ट्रीटमेंट है, एक नया ट्रीटमेंट है. तो क्या दोनों ट्रीटमेंट के सर्वाइवल रेट में फ़र्क है? दिस इज़ आवर क्वेश्चन. आउटकम वेरिएबल डेथ है जो कि बाइनरी है. एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यानी आईवीज आपका टाइम टू फॉलो अप है, ट्रीटमेंट ग्रुप है, और उसके 2 लेवल्स हैं. तो ये हमारा था जी डेटा का स्ट्रक्चर. तो हमें रिजल्ट ये बताते हैं जी. सबसे पहले जी केस समरी, उसके बाद सर्वाइवल टेबल, थर्ड है आपके पास मीन एंड मीडियन, चौथा है जी ओवरऑल कंपैरिजन, और पांचवा है सर्वाइवल फंक्शन. तो बस एक एक लाइन पे बात करते हैं जी, और सिंपल रिकॉर्ड हो जाएगी ये. राइटिंग में नहीं कर रहा, तो आपने इसको सुन लेना है क्योंकि शॉर्ट वीडियो होगी ये वाली. चलें जी. टोटल आर 56 इंडिविजुअल्स. 30 are treated with new treatment, 26 are treated with standard or old treatment. Out of 30, 6 have been expired. Out of 26, 11 have been expired. 80% of sample is censored. सेंसरिंग में आपके पास न्यू ट्रीटमेंट में 80% सेंसरिंग न्यू ट्रीटमेंट की है, और 57% सेंसरिंग ओल्ड ट्रीटमेंट की है. इसका मतलब है जो 20% है वो न्यू ट्रीटमेंट वाले एक्सपायर हो गए हैं, और 42.3% स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वाले लोग एक्सपायर हो गए हैं. सर्वाइवल टेबल, सर्वाइवल एनालिसिस की ना सबसे एक बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि आसान अल्फाज में पहला कॉलम और आखिरी कॉलम एक जैसे हैं. ठीक है जी, पहला कॉलम भी 1 to 30 है फॉर न्यू ट्रीटमेंट, और फिर स्टैंडर्ड के लिए 1 to 26 होना चाहिए. और आखिरी कॉलम रिमेनिंग केसेस का है कि पहला केस हमने डील कर लिया, रिमेनिंग 29 रह गए हैं. पहला केस हमने डील कर लिया, एक और केस हमने डील कर लिया, रिमेनिंग 28 रह गए हैं. यानी ये हमारा जो सर्वाइवल है ना, सर्वाइवल एनालिसिस हर एक इंडिविजुअल की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के ऊपर रिजल्ट्स को अपडेट करता है. तो ये भी एक स्ट्रेंथ है, जबकि बाकी एनालिसिस पूरे के पूरे सैंपल के लिए आपको रिजल्ट्स देते हैं. सर्वाइवल एनालिसिस पूरे के पूरे सैंपल में जैसे ही कोई चेंज आती है वो आपको रिजल्ट्स चेंज करके देता है. नेक्स्ट है जी आपका स्टेटस वही है कि आप सेंसर्ड हैं या आप एक्सपायर हैं. इसके बाद है जी कम्युलेटिव प्रोपोर्शन सर्वाइविंग एट द टाइम, एस्टीमेट और उसका स्टैंडर्ड एरर.
अब आप यहाँ देखें कि जो एस्टिमेशन है ना सिर्फ वहाँ पर हुई है जहाँ पर एक्सपायरी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी डेथ नहीं हुई ना तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितने हैं? 100%। जब पहली डेथ हो गई किस दिन के ऊपर? 9th डे के ऊपर, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल रिमेनिंग लोगों के ना 96% रह गए हैं। दूसरी सर जब डेथ होती है 12th डे के ऊपर, ये टाइम लिखा हुआ ना 12, तो 12th डे के ऊपर जब दूसरी डेथ होती है तो अब रिमेनिंग जो है ना आपके पास 24 केसेस, उनके सर्वाइवल के चांसेस 92.4% है। आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, और ये आपके पास नंबर ऑफ कम्युलेटिव इवेंट्स आ रहे हैं कि अब तक कितने लोग टोटल एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो बॉक्स इस वक्त आपके सामने है ना, न्यू ट्रीटमेंट, और इस ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आ रही है ऑन ईच डे व्हेन एनी इंडिविजुअल इज एक्सपायर्ड। इसे आपने कंपेयर करना है ओल्ड ट्रीटमेंट की, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से ऑन ईच डे। अगर तो ये ज़्यादा है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का सर्वाइवल, तो वो बेहतर है। अगर जो है न्यू ट्रीटमेंट का सर्वाइवल रेट बेहतर है तो नया ट्रीटमेंट बेहतर है। तो नेक्स्ट आता है जी आपके पास इसका डिसीजन करने के लिए जी। नहीं, यस, जी जी। ये तो देखें, ये सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया ना किस बेस के ऊपर। एक बात है सैंपल साइज 26 है, दूसरी बात नंबर ऑफ एक्सपायरी कितनी है यहाँ पर? 7 लोगों की है। तो एक पर्सन के एक्सपायर होने से पहले पहले दिन जो है ना पहले दिन के हाँ, थर्ड पर्सन जब पहले दिन में एक्सपायर होता है ना, तो समझ लें कि 11.5% जो है ना सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो चांसेस कम है, यानी कम कम हो रहे हैं, इसका मतलब है सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अच्छा, अब हम आसान, हमने वो टी टेस्ट तो किया हुआ है ना, हम इस ग्रुप का मीन कैलकुलेट कर लें, न्यू ट्रीटमेंट का, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का भी मीन कैलकुलेट कर लें और उसे कंपेयर कर लेते हैं। तो न्यू ट्रीटमेंट का, अच्छा हेडिंग क्या लगी हुई है जी? मीन फॉर सर्वाइवल टाइम। न्यू ट्रीटमेंट का मीन 48 है सर्वाइवल का, और स्टैंडर्ड का 40 है। इट मीन्स न्यू ट्रीटमेंट का सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और क्या ये सिग्निफिकेंट है? दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सिग्निफिकेंट है। अब ये दोनों ही पॉजिटिव आ गए हैं, अब ये तो दोनों पॉजिटिव आ गए हैं ना। चलें इसे यहीं तक रखें। हाँ, सिंपली इसको ऐसे ही रख लें कि ये दोनों सिग्निफिकेंट है, और 48 ग्रेटर है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से 40 से, तो इसका मतलब है नए जो है ना ट्रीटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं सर्वाइवल के। और इसकी जो पी वैल्यू है ये गिवन है नीचे, काई स्क्वायर। ये 3 टेस्ट हैं, तीनों टेस्ट का सेम पर्पस है। ये इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 8.5, उसे टेस्ट करेगा कि क्या न्यू ट्रीटमेंट का सर्वाइवल रेट वाकई में ज़्यादा है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के सर्वाइवल रेट से। तो लॉग रैंक के मुताबिक भी सिग्निफिकेंट है लेकिन 10% पर है, और जनरलाइज्ड विल्कॉक्सन और ट्रॉन वेयर जो है इसके अकॉर्डिंगली ये 5% पर सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी, लास्ट आ गया आपके पास सर्वाइवल फंक्शन। अच्छा, किसी भी ग्राफ को अगर समझना हो ना तो वाई एक्सिस को देख लें, एक्स एक्सिस को देख लें, और लाइनों का कलर देख लें। तो एक्स पर क्या है? आपके पास डेज है। जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं, वाई एक्सिस पर क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 की, और ये सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कम हो रही है।
ठीक हो गया। लेकिन ग्रीन लाइन है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा कम हो रही है, और ब्लू लाइन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, ये ज़्यादा है। इसका मतलब है कि नए ट्रीटमेंट को अप्लाई होना चाहिए। ठीक होगी जी बात। चलें, सर्वाइवल एनालिसिस की एस्टिमेशन नहीं करेंगे। सर्वाइवल एनालिसिस की सिर्फ जो है ना अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल वर्किंग होनी चाहिए, क्या होता है, क्या पर्पस है। आपको यानी आउटपुट नहीं दी होगी, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी होगी। मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, डेफिनेटली दोनों में से एक क्वेश्चन तो है। आपके दो पेपर होते हैं ना, पेपर ए और पेपर बी, तो एक के अंदर लॉजिस्टिक है और एक के अंदर सर्वाइवल है। तो सर्वाइवल की एस्टिमेशन की वर्किंग नहीं है, आपने सिंपली ये बात करनी है कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो 4-5 पेजेस होंगे ना इस बुक चैप्टर के, वो आपने रीड आउट कर लेने हैं। कोई बात पूछने वाली आज के डिस्कशन से? जी, मैं फाइल्स को ना थोड़ा इम्प्रूव करके वो शेयर कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों में से जो है ना प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, चलें उनके लिए तो एज HSM डिग्री के तौर पे सफिशेंट होगा, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं काम आएगा। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग होती है ना, तो सर्वाइवल एनालिसिस तो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हेल्थ में, और बड़े कम लोग हैं जो सर्वाइवल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, बहुत कम प्रैक्टिशनर मिलते हैं। तो और स्पेशली जिन्होंने फर्दर फिर हायर स्टडी करना है, उनके लिए तो जो है ना ये कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं मटेरियल मैंने शेयर किया ना, ये आपने अपने पास इसको सेव रखना, होप्स हो कि में भी काम आएगा आपके। और देखें, अभी तक की ना तकरीबन सारी फाइल्स, रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब वाली तो शेयर की हुई हैं एक्चुअली।